तो कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में। हम पहुंच चुके हैं सैंपल पेपर 6 के पास और इसमें आज हम करेंगे सेक्शन ए और ये रहेगा आपके लिए एमसीक्यू का ये सिलसिला। ना रुकेगा ना थमेगा, ये एमसीक्यू का ये सिलसिला है। सेक्शन ए लिया है, ठीक है। तो बिना देरी के साथ फटाफट रिवीजन की सीरीज में आपके लिए लेकर आता पहला एमसीक्यू और ये रहा पहला एमसीक्यू। बहुत ही इजी रेटिंग वाइज, ठीक है। द एलसीएम एंड एचसीएफ टू रैशनल नंबर आर इक्वल देन द नंबर्स मस्ट बी। तो नंबर्स क्या होने चाहिए? एक बात मुद्दे की याद रखोगे, एलसीएम और एचसीएफ तभी इक्वल होता है जब दो नंबर इक्वल होंगे। जब दो नंबर इक्वल होंगे, नहीं तो ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। आप कुछ भी ले लो, जैसे चार है, ठीक है। अगर चार लोगे नंबर, ठीक है, तो इसका दूसरा नंबर भी हमने चार ले लिया, ठीक है। अगर दो नंबर, ये दो की पावर दो, ये दो की पावर दो, ठीक है, दो की पावर दो, तो जाके एलसीएम होगा चार और एचसीएफ भी होगा तभी जब चार कॉमन आएगा। तो फोर दोनों में, फोर इंटू वन, फोर फोर दोनों में, तो इस वजह से आएगा। तो दो नंबर का सेम होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप एक बार उसको रीड करो। ए की वैल्यू है 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है जी। बी की वैल्यू है आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है बेटा। सी की वैल्यू क्या है आपके पास? 3 की पावर n इंटू 5, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? सभी की हाईएस्ट पावर। अब दो इसमें चीज़ें क्या हैं? दो है, तीन है और पाँच है, ठीक है। तीन है और पाँच है, तो 2 की पावर 3 है आपके पास। एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट। यहाँ पे हाईएस्ट कितनी पावर है? 1 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। एलसीएम में कितनी आ रही है? 2। इसका मतलब जो यहाँ पे चीज़ रही होगी 2 रही होगी, तभी 3 की पावर हाईएस्ट 2 एलसीएम में आया होगा। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नहीं समझ आया? फिर से बताता हूँ। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, दो है, तीन है, पाँच है, तो हमें 3 की पावर n है, मतलब n की वैल्यू ही निकालनी है। तो n किसके? 3 की पावर के ऊपर है। ऊपर में 3 की पावर 1 है, नीचे में 3 की पावर फिर 1 है, नीचे में 3 की पावर n है, वो हमें पता नहीं। अब वो कह रहा है एलसीएम 3 की पावर 2 आ रहा है, 3 की पावर 2 आ रहा है। 3 की पावर 2 कब होगा? तो वो हाईएस्ट पावर 2 होगी। इसमें हमें पता है एक है, एक है, तो मतलब यहाँ पे क्या रही होगी? यहाँ पे n की वैल्यू 2 रही होगी, जिसकी वजह से एलसीएम 3 की पावर 2 आ रहा होगा। क्लियर? तो ये जो n की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? हमारी 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। द टू नंबर हुज सम इज 12। दो नंबर ऐसे जिनका सम जोड़ के क्या हो जाए? 12 हो जाए, ठीक है जी। और एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हुज डिफरेंस इज 4। यार ये तो डिफरेंस उसका 4 हो, तो आप समझ सकते हो तो क्या हो सकते हैं वो नंबर। अगर मैं फ्रीक्वेंटली आस्क करूँ आपसे, 8 और 4 12 भी होते हैं और 8 माइनस 4 4 भी होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल नंबर आप ऐसे भी बना सकते हो। तो नंबर आपके पास क्या आ गया? 8 और 4। 8 और 4 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होता है? एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। मतलब एस क्या है? सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, जीरो का सम करोगे, सम ऑफ जीरो। 8 और 4, 8 और 4 मिला के क्या बनते हैं? 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, तो ये किस में है? ये ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इन दो ऑप्शन में है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आता है? दोनों को मल्टीप्लाई, 8 इंटू 4 आपका 32 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 32 जिस ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपके सामने ये सी ऑप्शन जो दिख रहा है यही इसका राइट आंसर, और ये आपको मिल गया। अब कह रहा है ए एम इज इक्वल टू बी एल, ए एम इज इक्वल टू बी एल, दैट मीन्स ये क्या है? ए अपॉन ये एल इधर ले आया, बी अपॉन एम, बी अपॉन एम। दूसरा इक्वेशन ये दिया बी अपॉन एन, ये बी एन, क्योंकि अगर इससे देखो ना ये क्या बन रहा है? ए इसके एक्स के कॉफिशिएंट ए बाय एल और बी बाय एम और सी बाय एन, इसके बीच का रिलेशन निकालना है, तो हम इसी से निकाल रहे हैं। तो बी एन किसके इक्वल? बी एन इज़ नॉट इक्वल टू सी एम, मतलब दूसरे वाले इक्वल नहीं है, तो बी एम नीचे आ गया, नॉट इक्वल टू सी एन, मतलब ऐसी कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन किस में होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये सिर्फ नो सोल्यूशन का केस होता है बेटा। किसका केस होता है? सिर्फ नो सोल्यूशन का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। वन ऑफ द टू स्टूडेंट वाइल सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो दो दोस्त हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। copied the constant term incorrectly and got the roots are 3, 2, the other coefficient are, ठीक है।
एक दोस्त, दूसरा जो दोस्त है अदर कॉपीड, दो स्टूडेंट है, ठीक है। एक पहली इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यही होता है, ठीक है। कह रहा है एक्स कॉपीड द कांस्टेंट टर्म इनकरेक्ट, उसने ये जो कांस्टेंट टर्म ये वाली होती है ना, कह रहे इसको इनकरेक्टली गलत उतार लिया और इसकी वजह से उसको जो रूट मिले वो क्या मिले 3 और 2, क्या मिले 3 और 2। एंड द अदर कॉपीड द कांस्टेंट टर्म, दूसरा दोस्त है और कोएफिशिएंट करेक्टली, और दूसरे ने दोस्त ने सही उतारे, ठीक है, करेक्टली उतारे, तो उसने एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है हमारे पास दूसरा दोस्त, ये फर्स्ट दोस्त है, ये सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड दोस्त ने जो उतारी चीज़ें उसमें कह रहा है कि जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म ये वाली वो क्या आई माइनस का 6, तो एक्स स्क्वायर ये p की वैल्यू क्या आई माइनस का 6, ठीक है जी। और रिस्पेक्टिवली एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 1 आई, और इसने सही उतारा है, कॉपीड करेक्टली कॉपी किया है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इसका कौन सा द करेक्ट रूट्स क्या हैं, ठीक है। तो करेक्ट रूट्स इसमें कौन से होंगे, अब मेरी बात सुनो। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये माइनस का 6 आ रहा है ना, तो p की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू जिसमें माइनस का 6 होगी वो आंसर हो जाएगा, माइनस का 6 होगी वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पहली बात, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये तो माइनस 6 इंटू 1 ये प्लस का हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। 3 इंटू 6 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। 6 इंटू माइनस 1 ये भी हो सकता है। पर इसमें जो जीरोज़ है जो इसी के फैक्टर से बनेंगी ना, 6 इंटू 1 से बनेंगी, तो 6 और माइनस 1 हो जाएगा, 6 और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ नहीं हो सकता, ये चीज़ नहीं हो सकता, ये भी चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि 3 और 2 उसके पास फैक्टर कॉपीड, ये क्या थे रॉन्ग वाले थे ना, 3 और 2 फैक्टर नहीं हो सकते, तो 3 और 2 वाले हमने कट कर दिए, ठीक है। 3 और 2 वाले नहीं हो सकते, तो ऑटोमेटिकली 6 और माइनस 1 ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, क्लियर। अ डिस्टेंस ऑफ 0.4,7 फ्रॉम वाई एक्सिस से जब पूछे तो x वाला आंसर होता है, तो x वाला आंसर क्या है इसमें 4, तो x वाला आंसर क्या आ गया बेटा 4 आ गया, क्लियर, समझ गए मेरी बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3,2 इसीलिए नहीं लिया था बेटा क्योंकि 3,2 उसने कॉपीड रॉन्ग वाला था, तो ये तो हो नहीं सकते थे, ये इसलिए काट दिया, इसका आंसर प्लस का 6 आ रहा था, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट, अब ये एक फंडामेंटल के ऊपर है कि अगर दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हो, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो आपके पास, तो इसका पेरीमीटर का रेशो और ये सारा एक जैसे पी क्यू अपॉन एक्स वाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में ही चलती हैं, ये एक्स है, ठीक है। क्यू आर अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू पी आर अपॉन एक्स जेड, और यही पेरीमीटर के बराबर भी होगा, पेरीमीटर पहले का अपॉन पेरीमीटर दूसरे का, ठीक है, पेरीमीटर दूसरे के प्रोपोर्शन के इक्वल होंगे, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, पी क्यू आर का जो पेरीमीटर है वो 30 है, इसका पेरीमीटर कितना है 30 है, ठीक है, और इसका पेरीमीटर कितना 18 है, कितना है बेटा 18, क्लियर। तो 30 इसका पेरीमीटर, इसका 18 है, कह रहा है क्यू आर की वैल्यू अगर 9 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 9 है, और आपसे किसकी पूछी है वाई से लेके जेड की वैल्यू पूछी है। सबसे पहली बात 30 और 18, ठीक है, मतलब ये अगर 30 था ये 18 हो गया, मतलब फिर ये 9 से आंसर छोटा आएगा, जैसे इसका 30 सब प्रोपोर्शन में है ना चीज़ें, अगर 30 से 18 है तो ये भी आंसर 9 से कम होगा, पहली बात। सो 9 से ज़्यादा वाला आंसर तो पहले ही कट कर दो, ठीक है। अब प्रोपोर्शन उठा लो, क्या है ये, हमने ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अब इसमें भी कौन सी चीज़ें लेंगे, पहले का पेरीमीटर क्यू आर वाई जेड और ये पेरीमीटर का रेशो 30/18 इज इक्वल टू क्यू आर बाय वाई जेड, ठीक है बेटा। और ये क्या हो गया आपके पास 6 5 जा 6 3 जा, मतलब 5/3 का रेशो होना चाहिए। अब इसमें क्या है 9 है, ठीक है, क्यू आर की वैल्यू क्या है 9 है, वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो 5/3, कहने का मतलब ये डबल से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अब ये डबल से थोड़ा सा ये चीज़ होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी 9 से ऊपर जा रहा है ना आंसर, तो बच गए 2, आप ऐसे ट्राई भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, घुमा दो, ऐसा भी कोई इशू नहीं है। वाई जेड क्या आ जाएगा 9 3 27/5,
ठीक है। तो 5 5 पे 25 हो जाएगा 5.4, तो 5.4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 7th का आंसर क्या आ गया, बी 5.4। ठीक है, बी 5.4 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है पी बी की वैल्यू 6 है, पी से लेके बी तक की वैल्यू क्या है, 6। ठीक है, ए से लेके पी तक की वैल्यू क्या है बेटा, 4 है। कितनी है बेटा, 4। अब ए से क्यू तक की वैल्यू, ए से क्यू तक की वैल्यू कितनी है, 8। ए से क्यू तक की वैल्यू क्या है, 8। फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी, ए से लेके सी तक की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो हाफ बाय फुल प्रोपोर्शन लगा देते हैं। यहाँ पे क्या है, 4, तो फुल कितना है, फुल कितना है, 10। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे दो ट्रायंगल पैरेलल हैं तो ये सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, बाय एंगल सिमिलरिटी। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो 4 अपॉन टोटल 4 अपॉन टोटल 4 अपॉन टोटल कितना है, 10। इधर क्या आ जाएगा, 8 अपॉन टोटल। ठीक है, समझ गए, 8 अपॉन ये जो आपको निकालना है, ये चीज़ निकालना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अगर ऐसा भी सोच सकते हो, ये 4 का कितने टाइम्स है। ठीक है, तो ये 4 का 2.5 टाइम्स है, तो इधर भी आंसर क्या होगा, 2 का डबल 2 का 0.5। ठीक है, 25 4 पे 100 होता है, 8 पे 200 होता है। तो ये अगर देखोगे नहीं पता लग रहा, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 4/10, मुझे तो पता लग गया इसका आंसर 20 है कि 8 का 2.5 टाइम्स 20 होता है। नहीं पता लग रहा, कोई बात नहीं। 4/10 था आपके पास, 4/10 इक्वल टू 8 अपॉन, ये पता नहीं एक्स मान लिया मैंने, 8 इंटू 10/4, 4 2 ज़ा 8, 2 इंटू 10 कितना होगा, 20। एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, 20 हो गई आपके पास। तो ये आंसर क्या आ गया, 20। क्लियर। नेक्स्ट, ये है आपका नया कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसे आपको सर्कल दिखे और उसमें कोई चीज़ इस तरह से दिखे ऐसे, ठीक है, और एक लाइन ऐसे टेंजेंट है, तो जितना ये एंगल होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। क्लियर है बेटा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं इसको। कोई डाउट। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। कह रहा है ये इस तरह से है, चलो जी ठीक है, जो क्वेश्चन है, और उसमें ये लाइन इस तरह से है। ठीक है, और ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। कह रहा है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब ये अगर एंगल 70 डिग्री है, 70 है, तो ये अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये कौन सा एंगल लगाया, अल्टरनेट एंगल। अब मैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लाऊंगा, जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। ये किस वजह से, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ये 70 है, तो ये भी पार्ट क्या हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। ये 70 किसकी वजह से हुआ, अल्टरनेट एंगल की वजह से। ठीक है, और ये किसकी वजह से हुआ, अल्टरनेट सेगमेंट की वजह से, अल्टरनेट सेगमेंट जो अभी हमने आपको बताया। ठीक है, और हमें क्या एंगल निकालना है, ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये ए क्यू बी आपके पास सीधा सीधा हो गया ना, ये ए क्यू बी, ये वाला करते हैं, ये एंगल ए क्यू बी, ये एंगल कितना होगा, 3 एंगल का सम तो 180 होता है। 70 ये हो गया, 70 ये हो गया, 140 हो गया, तो ये कितना बच गया, 40 ही बचेगा ना। ठीक है बेटा, क्यों, 70 + 70, ये पता नहीं, ये हरे वाला एक्स मान लीजिए इक्वल टू 180, 3 एंगल का सम, तो 140 + x इक्वल टू 180, और ये इसमें से माइनस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 40 आ गई, x की वैल्यू 40। तो 40 जहाँ पे होगा वही आपका ऑप्शन होगा। 9th का क्या होगा बेटा, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, तो हल्का सा इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्वेश्चन, टाइम लेगा कि हम हैं आपके साथ, स्कूल के साथ भी, स्कूल के बाद भी। तो ये एक्स साइन थीटा, मैं दूसरी क्वेश्चन लेता हूँ, पहली क्वेश्चन क्यों लूँ जब काम इजी हो रहा है, वाई कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जैसे एक्स अपॉन वाई करोगे, जब एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई करने पे ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ले लो, अब ये इसमें पूछा तो ऐसे ही बता देते हैं आपको, एक्स की जगह पे कॉस थीटा कर लो, वाई की जगह पे साइन थीटा, वाई की जगह पे साइन थीटा।
किस में पुट करके आप चेक कर लो भी, किस में पुट करके 1 आएगा, तो इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पुट करके देख लो, एक्स की जगह पे कॉस तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, वाई की जगह पे साइन तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1। ये तो होता नहीं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है, ये पावर 4 होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये क्यूब वाला भी नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली यही होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये 11th क्वेश्चन। अब ये एंगल निकालना, या तो आप ये निकालो, नहीं तो आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए जो हमें पता है। 1√3 ये 90 डिग्री होता है, ये 60 होता है, और ये इधर वाला 30 होता है। अगर आप देखोगे इसका रेशो क्या है, 100 से कटिंग होगा तो 1:3, तो ये 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। नहीं पता लगा, कोई बात नहीं, फिर बैठे हैं ना इसीलिए। 11 का क्या हो जाएगा? डी। नहीं पता लग रहा, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, फिर आपको समझाएंगे। तो tan ऑफ द एंगल, ये माना थीटा परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका 100 है, नीचे क्या है? 100√3। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग इसके साथ कर देंगे, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 किस पे होती है? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे, वो हमने आपको पहले भी बताया। ठीक है, अब इसके बाद ये सीधी आइडेंटिटी है, 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। बेटा जब 9 कॉमन आएगा, अंदर क्या रह जाएगा? सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो आपको पता होना चाहिए जो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? ये कुछ नहीं होता, ये बराबर 1 के होता है। किसके बराबर होता है बेटा? 1 के। तो 9 × 1 9 हो जाएगा, तो 9 जहाँ पे होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 का आंसर क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब उसके बाद ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक रेडियस है 6 सेंटीमीटर का, इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर विद सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। पहला एंगल है ऐसे 90 डिग्री, ठीक है जी, 90 डिग्री। और उसके बाद वो कह रहा है 120 है, 90 ही यहाँ पे होगा, 90 से हल्का सा आगे ये इधर होगा। तो कह रहा है एक 120 है, जो बचा हुआ है वो क्या है? 150 है। ठीक है, ये जो हम छोटी क्लास में करते थे। फाइंड द एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 3 सेक्टर। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला होता है θ/360 πr², πr²। सभी का θ1 θ2 θ3 πr² होगा, पर सभी का जो वो है, क्या क्या चीज़ें सेम है सभी में। ठीक है, सभी का जो रेडियस तो सेम है ना, रेडियस तो यही है ना सभी में, तो रेडियस की वैल्यू तो आप एक कॉमन ले सकते हो आर, तो आर तो सभी में कट जाएगा, 360 भी सभी में कट जाएगा, पाई भी सभी में कट जाएगा। तो मतलब ये रेशो रहा होगा इनके एंगल का, 90 120 और 150। सिंपल सी बात है। अब जीरो के साथ सभी की जीरो कट जाएगी, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3:4:5, तो 3:4:5 आपका आंसर होगा। 13 का आंसर क्या आ गया? बी आ गया। क्लियर? आगे 11th, पंकज हैज़ ए मोटरसाइकिल विद व्हील ऑफ डायामीटर 91, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 91/2 हो जाएगा। कह रहे देयर आर 22 स्पोक्स, कितने स्पोक्स हैं? ऐसे ऐसे करते करते 22 स्पोक्स हैं, ऐसे ऐसे करते। ठीक है, 1 2 3 ऐसे ऐसे काउंटिंग करते करते 4 5 5 22 तक चले गई। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। मेरी बात सुनो, लेंथ ऑफ आर्क का मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 × 2πr × 2πr। बात है थीटा कितना होगा, मुझे पता है 22 स्पोक, मतलब सारी स्पोक 22 लेंथ ऑफ बिटवीन 2 एडजॉइनिंग स्पोक, मतलब जब 2 स्पोक जुड़ते हैं तो कितना थीटा है उसका आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो हमें पता है कि जो थीटा का फॉर्मूला होता है, थीटा का फॉर्म, अब 22 स्पोक की वजह से 22 स्पोक से कितना डिग्री बन रहा है? 360 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? 360। तो एक स्पोक से कितना बनेगा? 360/22। तो जो आपका थीटा आ गया, थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 360/22 आ गया। ठीक है, 360/22। तो बेटा आप पुट करोगे अपना थीटा और यू गेट द आंसर। तो अब थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? ये थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की जगह पे 360/22, नीचे एक और आपके पास 360 है। ठीक है, इनटू 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास है, रेडियस कितना आपके पास? 91/2।
तो बेटा आप क्या करोगे, कटिंग कर दोगे 2 की 2 के साथ, 7 13 पे 91 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 360 अपॉन 22 इंटू 360। ठीक है, ये 22 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इंटू 22 इंटू 13। ठीक है, तो आपके पास 360 से 360 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 13 आंसर आ गया। तो 13 जहाँ पे होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 14th का आंसर क्या आ गया, ए। 14th का आंसर ए। क्लियर। नेक्स्ट, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस प्रोबेबिलिटी गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। सिंगल थ्रो ऑफ डाइस में 1 2 3 4 5 6, 5 6 नंबर हुए। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 मिले। अब मेरी बात सुनो, ऐसे पेपरों में देखो कई की क्वेश्चन बहुत इजी होंगे और कई की बहुत डिफिकल्ट होंगे। तो बात क्या है समझने वाली कि कई बार क्वेश्चंस आपको बीच में इतने इजी मिलेंगे कि वो सिंपल से जा, तो पेपर में जब डिफिकल्ट पेपर आए ना तो उसमें आप लोग क्या करोगे, आप उसमें से पहले इजी इजी चीज़ें उठाओ। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर तो हो गए 6। अब आपको मल्टीपल ऑफ 3, 3 के टेबल पे जाने वाले कौन से, 3 और 6, मतलब 2 नंबर ही हैं। तो ये क्या आ गया 1/3। कितना आ गया बेटा 1/3। तो 1/3 आपका किस ऑप्शन में, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 15 का आंसर क्या हो गया 1/3, ये डी ऑप्शन हो गया। क्लियर, 15 का डी 1/3। अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन इतना खतरनाक है ना, इतना खतरनाक है, आप क्या करोगे 16th क्वेश्चन एक बार पढ़ो और पॉज करके इसका आंसर बताना एक बार। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आंसर बताना, बच्चे बहुत गलती करेंगे इसमें। अपर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास निकालना है और हमें पता है कि मिडिल क्लास कैसे निकलता है कि पहला नंबर एज इट इज़ CF में 13 और 10 23 हो जाएगा, 23 और 15 आपके पास कितना होगा 38 हो जाएगा, 38 और 8, 38 ते 8 कितना हो गया बेटा 46 हो गया, 46 ते 11 57 हो गया। ठीक है, 57/2, 57/2 से बड़ा कौन सा टर्म है, 13 और 10 23, 23 और 15 38, 38 8 46, 46 और 11। CF निकालते हैं ना अब मीडियन निकालने के लिए, ये तो पता है ना आपको। 25 2 पे 50 हो जाएगा, 2 दूनी 4 17 2 8 16, 28.5 से बड़ा टर्म यही है ना। तो ये हो गया, तो बंदा कहेगा जी ये मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास ये हो गया। तो मिडिल क्लास में आपके पास आंसर 12 से 17, तो वो कह देगा जी अपर लिमिट निकालनी है, अपर लिमिट तो 17 है, अपर लिमिट क्या है 17, तो आप 17 टिक लगा दोगे। मैं भी आपकी जगह होता तो यही लगाता, बट इसका आंसर 17 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो सीरीज़ को अगर ध्यान से देखोगे, सीरीज़ को देखो, अब 0 से 5 है, उसके बाद 6 से 11 है, 0 से 5 है, 6 से 11 है, तो ये पहले प्लस माइनस वाली सीरीज़ है। ठीक है, ऊपर वाली सीरीज़ में क्या करोगे 0.5 ऐड करोगे, नीचे वाली सीरीज़ में 0.5 माइनस करते जाओगे, ये वो वाली सीरीज़ थी। तो अपर लिमिट अब इसमें सभी में ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, आपको सभी को पता है ना, 1 मार्क्स वाला है तो ज़्यादा बता नहीं रहा। 0.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 माइनस 0.5 प्लस, तो इसमें 0.5 प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 17.5 है, 17 नहीं है, 17.5 है इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो फिर, अब ये भी क्वेश्चन बड़ा शानदार जानदार कह रहा है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज लोवर्ड इनटू द वाटर अंटिल इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड। और इसमें एक हमने गोला डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, एक गोला डाला। ठीक है, और इसका रेडियस है 3, कंप्लीटली इमर्स्ड। जब वो कंप्लीटली इमर्स्ड हो गया, वो इसमें पूरा डूब गया। ठीक है, गोला इसमें डूब गया, जिसका रेडियस कितना है, इसको ऐसे करते हैं, स्मॉल r के साथ लिख लेते हैं, और इसका r कितना है 3 है, और इसको कैपिटल R से लिख देते हैं। इसको बेटा कैपिटल R से लिख लेते हैं, ये हमारा कैपिटल R सिलेंडर का होगा, इसमें ये डाला। अंटिल इट इज कम द वाटर लेवल इन द राइज, अब पानी का लेवल कितना बढ़ गया। अब मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है, ये आप लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो ये कितना पानी, मान लो पहले पानी इतना था, ठीक है, अब पानी जो राइज हुआ
ये डालने पे, स्फीयर डालने पे पानी का जो राइज हुआ, पानी का राइज इतना हो गया, ठीक है। मतलब जितना पानी का राइज हुआ, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज हुआ, वो किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा जब ये इसमें डाला जाएगा, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज। ये 1 मार्क्स में दिख रहा है, वैसे ये आपको दिखेगा कम से कम 3 मार्क्स में, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, या केस स्टडी में भी आ सकता है। वाटर राइज, और वाटर का राइज हमें पता है लिक्विड, आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि सॉलिड विल टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज कैप्ड। ये जो रेड कलर का ये चीज़ है, ये कौन सी शेप में, सिलेंड्रिकल। तो पाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, और ये हाइट हमें पता नहीं है, यही कितना बढ़ गया वही हमें निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखोगे, अब पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। अब आर, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 × 4, हाइट हमें फाइंड करनी है, 4/3 आर का क्यूब, आर छोटा आर कितना है हमारे पास, 3 है, 3 × 3 × 3, ठीक है। अब जो कटिंग होती है वो कर देंगे, 1 4 इससे कैंसिल होगा, 1 3 इससे कैंसिल होगा, तो हाइट की वैल्यू क्या आ गई, 3 × 3 9/4 नीचे, 9/4, 9/4 है ऑप्शन, ये रहा ए ऑप्शन। तो 17 का क्या होगा बेटा, ए ऑप्शन हो गया, 9/4। क्लियर। अब बेटा मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं थोड़े से चेंजेस लाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 20, इसको कर देता हूँ 27, ये ऑप्शन मैंने चेंज कर दी, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, मॉड पूछ रहा है डाटा का। मैंने ऑप्शन क्यों चेंज की मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो मॉड पूछना चाहता है, और कई बच्चे क्या करेंगे, मॉड को जी कैलकुलेट करने लग जाएंगे। बेटा अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ी है, ठीक है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखो। पहली बात, मॉडल क्लास कौन सी है, जैसे इसमें जो हायर लिमिट में ये F1 है, तो मॉडल क्लास ये होगी। मतलब अगर ये मॉडल क्लास होगी, मॉडल क्लास हमें ये बताती है कि जो मॉड का आंसर है वो 22 और 26 के बीच में है, कहीं किसके बीच में, 22 और 26 के बीच में है। तो ये 52 क्या कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये 20 ये उससे नीचे चला गया, ये भी नहीं हो सकता। 27 नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी, और इसमें अब क्लैरिटी वाले ऑप्शन जो इसमें क्या लिए गए थे, इसमें इन्होंने लिया था 23.5, क्योंकि मैं बेटे वो कैलकुलेट नहीं करवाना चाहता था तुमसे, मैं कैलकुलेट नहीं, इसने तो सारे ऑप्शन 22 और 26 के बीच में डाल दिए, मैं कैलकुलेट नहीं करवाना चाहता था आपसे, ठीक है। तो मैं अगर क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन ये ऐसे ही आएगा, वो ऐसे ऑप्शन देगा, वो कैलकुलेट नहीं करवाना चाहेगा तुमसे ये पूछना चाहेगा क्या तुम्हें लॉजिक पता थे, तो आप ये नहीं, इसके ऑप्शंस ये कर लो, ठीक है, जो मैंने काटे हैं। जैसे इसका ऑप्शन 20 कर लिया, इसका ऑप्शन 27 कर लिया, इसका आंसर 52 कर लिया। तो वो अब हमें पता है कि जो मॉड होता है, मॉड जो मॉडल क्लास अगर सिलेक्ट हुई तो उसके बीच में है ना, 22 और 26 के बीच में। तो ये 20 तो 22 से छोटा, ये नहीं हो सकता। ये 26 से बड़ा 27 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ये 52 भी बड़ा हो गया, तो ये उसके बीच का आंसर है। आप कैलकुलेट करना है, इसका आंसर वही मिलेगा। खुद सोचो यार, 3 मार्क्स में थोड़ी डालेगा वो ऐसा भी आपको कैलकुलेट करना पड़े। कैलकुलेट करना तो आते ही होगा बच्चा, अगर ऐसे ऑप्शन डाले तो भी कैलकुलेट किया तो आपकी बेवकूफ़ी है, आपने टाइम खराब किया है सिर्फ। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 90 नंबर कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन 3,7 एंड इट्स इमेज अंडर एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। पॉइंट क्या है 3,7, यहाँ से 3 होगा, यहाँ से 7 होगा, तो ये पॉइंट रहा होगा 3,7 कह रहा है इसकी इमेज अंडर एक्स एक्सिस। इसकी अगर इमेज बनाई जाए एक्स एक्सिस के अंडर, तो हम ये समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, जितना ऊपर उतना नीचे। मतलब इमेज जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, इमेज का डिस्टेंस उतना ही उस साइड, दूसरी साइड ऑपोजिट में होगा। अगर ये इमेज हमने ये इसको मिरर मान लिया है, अंडर एक्स एक्सिस पूछा ना, तो ये पॉइंट क्या होगा 3, -7, और इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी
यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 7 इधर 7 इधर, टोटल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। पर हमारे पे से क्या दिया हुआ है 6, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था 14। अगर एजर्शन गलत हो गया, इसमें क्या हो गया एजर्शन गलत हो गया, तो 19 का क्या हो गया हमारे पास डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आप याद भी रख सकते हो कि अंडर एक्स एक्सिस में जो आंसर होगा जितना ये दिया होगा उसका डबल होना चाहिए। ठीक है, इमेज तभी बनेगी ना। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी HCF ए इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहली बात तो सही है। ठीक है, कह रहा है HCF ऑफ टू नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस, एलसीएम इज 40। चलो देखते हैं, हमें पता है HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 150 दिया हुआ है, तो ये HCF कितना दिया हुआ है आपको, HCF हमें 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5 दिए 15, 30 आया एलसीएम। पर इसमें कितना आ रहा है एलसीएम, ये कह रहा है 40, ये बात क्या होगी गलत होगी। ठीक है, एलसीएम ये क्या बोल रहा है 30 आना चाहिए, पर हमारा क्या है 30 थोड़ी आया, 40 थोड़ी आया, सॉरी क्या है 30 आया, तो ये बात तो गलत होगी ना, रीज़न गलत हो गया। रीज़न गलत कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो रीज़न गलत है, एजर्शन सही है, तो 20 का क्या हो गया सी। तो इसमें ज़्यादा हमें दिमाग लगाना नहीं पड़ा। और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड तो बेटा याद रखो, एक बात बता दूं सेंट्रॉइड के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये स्लाइड हमने नहीं यूज़ करनी, तो आप एक चीज़ याद रखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ये बेटा आ सकता क्वेश्चन, ये x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड बेटा क्या होता है आप याद रखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड अगर ये x, y है तो ये क्या होगा आपके पास, आप क्या करोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों को जोड़ के उसका एवरेज निकालोगे, मतलब डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आप याद रखा करो। ठीक है, तो ये था, ये रीज़न सही था इसका। ठीक है, तो रीज़न तो सही था, तो यही ऑप्शन बन जा रहे थे। तो इसी के साथ आज की क्लास होती है समाप्त, तो फिर मिलते हैं आपको बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर एंड जय हिंद दोस्तों।